नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम हिंदी साहित्य का आधुनिक काल और उसके कवियों की श्रृंखला में मैथिली शरण गुप्त, जो राष्ट्रकवि की पदवी से विभूषित हैं, उनकी साहित्य साधना पर बातचीत करेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की साहित्य साधना, उनकी रचनाएं, साहित्य सृजन, उन पर बात करेंगे, क्योंकि वृहद साहित्य है इनका। विद्यार्थियों ने पिछले वीडियो में हमने मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय पढ़ा था, उसमें भी बातचीत की कि 78 साल की उम्र में उन्होंने विभिन्न काम किए। वो राज्यसभा के सांसद भी रहे, वो रचना भी लिखते रहे, वो स्वाधीनता संग्राम में महात्मा गांधी के साथ भी रहे, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ में भी रहे। उन्होंने अलग अलग लोगों के संपर्क में आकर के काम किया। वो ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा, हिंदी में उन्होंने लिखा, खड़ी बोली में। खड़ी बोली के पहले कवि के रूप में भी उनको लोग याद करते हैं। आज उनकी साहित्य साधना पर हम बातचीत करें। मैथिली शरण गुप्त अपनी रचनाओं के केंद्रीय भाव में राष्ट्र के गौरव को रखते थे, इसलिए उनको राष्ट्र कवि के विरुद्ध से विभूषित किया गया। वो नैसर्गिक प्रतिभा के धनी थे। मात्र 12 वर्ष की अवस्था में लेखन उन्होंने प्रारंभ किया। पहली रचना ब्रजभाषा में थी, जिसका शीर्षक कनकलता। खड़ी बोली के सुधारवादी आलोचक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में रहने के कारण आप सरस्वती पत्रिका, जो हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसमें छपते रहे। आपकी रचनाएं उसमें प्रकाशित होती रही। उस समय के कवियों के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं था, इसलिए वहां से आपका हौसला बढ़ता गया, आपको हिम्मत मिलती गई, अन्य अन्य रचनाकारों से प्रेरणा मिलती गई, और आप अपने जुनून के धनी होने के कारण लगातार रचनाओं का सृजन करते गए। भारतीय पौराणिक ऐतिहासिक गौरव को आपने प्रतिष्ठापित किया। आपकी रचनाओं में ऐतिहासिक पात्र और युगीन संदर्भ, युग बोध बोलता है। आपकी साहित्यिक भंडार अत्यंत समृद्ध है। आज के इस अध्याय में हम उनकी रचनाओं के विषय में मात्र परिचयात्मक जानकारी करेंगे, क्योंकि इतना वृहद साहित्य उनका है। मैथिली शरण गुप्त ने इस साहित्य को हम बांटते हैं तो महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक, फुटकर रचनाएं, अनुदित रचनाएं, इस तरह से हम इनको बांट सकते हैं। 2 महाकाव्य आपने लिखे, साकेत और यशोधरा। साकेत अयोध्या पर है, हमने पहले भी बात की। वो पूरा जीवन भगवान श्री राम का, अयोध्या का, लेकिन इसमें रामचरितमानस से और रामायण से अलग भावभूमि लेकर के इन्होंने लिखा है। रामचरितमानस में और रामायण में जो पात्र उपेक्षित रह गए, उनकी चर्चा है। यानी साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने लक्ष्मण, उर्मिला और भरत की बात की है। उनके त्याग को, मैथिली शरण गुप्त को लगा कि उर्मिला के त्याग को, भरत के त्याग को, लक्ष्मण के त्याग को यथोचित सम्मान नहीं मिल पाया, इसलिए साकेत, अयोध्या का ही नाम साकेत है, लेकर के उन्होंने ये महाकाव्य लिखा। यशोधरा बुद्ध की पत्नी है। किस तरह से एक महिला जिसका पति अपने कल्याण के लिए चला गया है, और वो महिला समाज के कल्याण के लिए कैसे काम करती है, परिवार के कल्याण के लिए कैसे काम करती है। तो महात्मा बुद्ध के त्याग को तो सारी दुनिया पहचानती है, पर यशोधरा के त्याग को मैथिली शरण गुप्त ने पहचाना, और उन्होंने इसको आवाज दी और सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में लेकर के आए। तो ये महाकाव्य दोनों चर्चित महाकाव्य हैं। खंड काव्य की दृष्टि से बहुत से नाम आपको मैं गिनाता हूं, याद करिए कि विद्यार्थी देखें। जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, अंजलि और अर्घ्य, अजित, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल गीत, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, जय भारत, युद्ध, झंकार, पृथ्वीपुत्र, वक संहार, शकुंतला, विश्ववेदना, राजा प्रजा, विष्णुप्रिया, उर्मिला, लीला, दक्षिणा, दिवोदास, भूमि भाग, ये उनके खंड काव्य हैं। लंबी सूची है, आप विद्यार्थी इसको ध्यान से पढ़ेंगे, याद करेंगे, क्योंकि आपको जब प्रश्न लिखना है तो उसमें इनके नाम की चर्चा भी करनी है, इनका परिचय भी आपको पढ़ना है।
वीडियो की अपनी एक समय सीमा होती है, इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार पे नहीं जाकर के आपको परिचयात्मक जानकारी दे रहा हूँ। नाटक भी उन्होंने लिखे मैथिलीशरण गुप्त ने। ये जो आधुनिक काल के रचनाकार हुए हैं, विविध विधाओं में लिखने वाले लोग रहे हैं। उनके सामने चुनौतियां थी। आधुनिक काल से पहले तो जो 3 काल हमारे हैं, वो आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल, उनमें तो मात्र काव्य ही था, गद्य था नहीं, बहुत कम मात्रा में गद्य मिलता है। लेकिन आधुनिक काल में गद्य का जन्म हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल नाम ही दिया। इसलिए गद्य की विविध विधाएं एक साथ स्फोट के रूप में उभरी। नाटक सबसे पहले विधा के रूप में जाना जाता है, और सरस था नाटक का मंचन होना लोक से जुड़ने के लिए। नाटक और सरस, इसलिए नाटक को तो पंचम वेद कहा गया। तो नाटक आपने लिखे मैथिलीशरण गुप्त ने। रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, विरहिणी, वैतालिक, शक्ति, शैरंधरी, स्वदेश संगीत, हिडिंबा, हिंदू, चंद्रहास, ये इनके नाटक हैं। एक से बढ़कर के एक नाटक है। इन नाट्य कृतियों में भी मैथिलीशरण गुप्त का महनीय चरित्र सामने उभर करके आता है। इन नाटक की श्रृंखला में ही अनघ, चरणदास, तिलोत्तमा और निष्क्रिय प्रतिरोध, ये 4 नाटक ऐसे हैं जो मैथिलीशरण गुप्त ने संस्कृत कवि भास के नाटकों की भावभूमि को आधार बना करके लिखे हैं। ये भी उनके मौलिक नाटक हैं। मैथिलीशरण गुप्त की ग्रंथावली का प्रकाशन हुआ। ग्रंथावली का मतलब होता है कि उस कवि के सारे ग्रंथों को एक साथ कर दिया जाता है। अलग अलग रचनाएं हैं, उनको सबको एक साथ ला करके एक पुस्तक के रूप में, अब उसके भाग संख्या, रचनाओं का जो संख्या है उनके आधार पर, पृष्ठ संख्या के आधार पर भागों में बांट दिया जाता है। तो मैथिलीशरण गुप्त का साहित्य बहुत वृहद है, इसलिए गुप्त की जो ग्रंथावली है, मैथिलीशरण गुप्त ग्रंथावली, ये 12 खंडों में प्रकाशित हुई, यानी 12 किताबें हो गई, 12 अलग अलग खंड है। डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल ने संपादन किया, इनका विद्वतापूर्ण संपादन है। ये 12 खंडों में वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई। 2008 में इसका पहला संस्करण आया। तो मैथिलीशरण गुप्त की ग्रंथावली को पढ़ करके भी आप सारी रचनाओं को जान सकते हैं। यदि आप पुस्तकालय में जाते हैं, इन रचनाओं में से कौन सी रचना कहाँ देखनी, कैसे करें, तो ग्रंथावली में सारी मिल जाती है। और पुस्तकालय में मैथिलीशरण गुप्त की ग्रंथावली अमूमन सारे पुस्तकालयों में मिलेगी, हमारे महाविद्यालय के पुस्तकालय में भी है। फुटकर रचनाएं भी, फुटकर रचनाओं का मतलब हुआ कि जो मुक्तक रचनाएं हैं, कवि लोग मस्ती के मालिक होते हैं, स्वांतः सुखाए लिखते हैं, इसलिए जब मर्जी हुई कई बार कुछ अलग अलग विषयों पर रचनाएं आती हैं। तो फुटकर रचनाओं में केशों की कथा, बालों की, केश की कथा, तो केशों की कथा और स्वर्ग सहोदर, ये उनकी फुटकर रचनाएं हैं। अनुदित रचनाएं भी, अनुदित का मतलब अनुवाद की हुई रचना, दूसरी भाषा के साहित्य का हिंदी में अनुवाद, जी खड़ी बोली में अनुवाद उन्होंने किया। तो मैथिलीशरण गुप्त मधुप उपनाम से लिखा करते थे। जब अनुवाद करते तो मधुप उपनाम से उन्होंने लिखना शुरू किया। तो संस्कृत में भास के, हमने ऊपर पहले बात की, भास जो संस्कृत के आचार्य हैं, उनकी रचनाएं, उनके जो कृतियां हैं, स्वप्न वासवदत्ता, प्रतिमा, अभिषेक और अविमारक, इनका आपने अनुवाद किया। हर्षवर्धन के रत्नावली का आपने अनुवाद किया। संस्कृत के इन ग्रंथों का अनुवाद आपने किया। बंगला भाषा भी आप जानते थे, हमने ये पढ़ा पहले कि घर में ही उन्होंने हिंदी, बंगाली, संस्कृत, बंगला, इनका अध्ययन किया था। तो बंगला भाषा जानते थे। तो बंगाली के मेघनाथवध, विरहिणी वज्रांगना, ये माइकल मधुसूदन दत्त के 2 काव्य हैं, उनका आपने अनुवाद किया। नवीन चंद्र सेन का पलासी का युद्ध, उसका भी आपने हिंदी में अनुवाद किया। फारसी भाषा से हिंदी में अनुवाद आपने किया, फारसी के आप विद्वान थे। उमर खय्याम की रुबाइयाँ प्रसिद्ध है, उमर खय्याम को आपने हिंदी में ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया उसका। रुबाइयात उमर खय्याम, इस नाम से आपने उनका अनुवाद किया। कुल मिलाकर के मैथिलीशरण गुप्त का साहित्य संसार बड़ा है। उन्होंने 1912-13 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया। लोकप्रियता उससे बहुत फैली उनकी। संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ स्वप्न वासवदत्ता का अनुवाद प्रकाशित किया। 1617 में साकेत महाकाव्य प्रारंभ उन्होंने कर दिया, जिसमें मैंने पहले भी आपसे कहा कि उर्मिला के प्रति जो उपेक्षा का भाव पीछे के रचनाकारों में रह गया था, उसको इन्होंने पहचाना
और इसको अपने काव्य में अभिव्यक्ति दी। तुलसी को अन्य रचनाओं के रचनाकारों ने भी इस बात के लिए उलाहना दिया। राजस्थानी के शंकरदान शामोर ने भी उलाहना दिया कि उर्मिला के त्याग को तूने पहचाना नहीं। तुलसी धिन धिन तोय रची महत मानस महण, पर महा अचंभो मोय उर्मिल त्यागन ओलख्यो। एक सोरठे में शंकरदान शामोर राजस्थानी के वो भी उलाहना देते हैं। उसी तरह का ये काल समान रूप से काल है। उसी काल में मैथिली शरण गुप्त हैं, उन्होंने भी उर्मिला के त्याग को न पहचानने के लिए तुलसी को उलाहना नहीं देते हुए भी उन्होंने उसको अपनी तरह से अभिव्यक्ति दी। इसलिए ये अपने आप में श्रेष्ठ ग्रंथ है। और देखिए उनका संघर्ष की प्रेस भी खुद की लगानी पड़ी। आज तो सब कुछ साधन सुविधाएं हैं। उन्होंने स्वयं प्रेस की स्थापना करके पुस्तकें छापना शुरू किया। 1911 में चिरगांव में उन्होंने साहित्य सदन नाम से अपनी स्वयं की प्रेस स्थापित की। 1954-55 में मानस मुद्रण नाम से झांसी में उन्होंने प्रेस स्थापित की। साकेत, पंचवटी आदि ग्रंथ उनकी प्रसिद्धि के आधार बने 1931 तक पूर्ण हो चुके थे। महात्मा गांधी से उनका जब संपर्क हुआ तो बहुत सी रचनाएं उनकी प्रकाशित हो चुकी थी। इसी दौरान महात्मा गांधी से संपर्क हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भूमिका अदा की। 1932 में जब यशोधरा आया तब इनकी और प्रसिद्धि बढ़ी। इनके विलक्षण बुद्धि का, इनके विवेक का, उनके युग बोध का सब लोगों पर प्रभाव पड़ा। सारे रचनाकारों ने माना। महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि से, उस संज्ञा से अभीत किया। ऐसे महनीय रचनाकार को हमारे विद्यार्थी पढ़ें, उनके विषय में जानकारी रखें। उनकी साहित्य साधना पर आज का ये जो व्याख्यान है उसको हम यहाँ पूर्ण करते हैं। आप सबका धन्यवाद।